It's my distinct pleasure to introduce today's esteemed guest, Mr. Parimal Kumar, a senior reporter at NDTV as the head of department for BJMC. I'm thrilled to welcome such a sir. Starting his career with Dainik Bhaskar, Mr. Kumar quickly made his mark working with renowned publications such as Rashtriya Sahara and Amar Ujala in Noida. With over 18 years in the media industry, Sir has excelled across various beats, including political, social, investigative, and cultural reporting. His remarkable contributions have been recognized with numerous awards, including NT Award for Young TV Journalist of the Year, TV News Reporter of the Year in 2010 and 2011, and again in 2012 for Investigative News Report. His story on child trafficking was among the top there in Ramnath Goenka Award and has also been honored with accolades such as Best Reporter of the Year by Newspaper Association of India and the Excellence in Journalism Award from Global Festival of Journalism. Sir received Journalist of the Year Award from Indian Institute of Mass Communication Alumni Association and was recognized for the best coverage report of Delhi floods. I request the technical team to run the video for Sir, which the BBI Camp family has dedicated. निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ये पंक्तियां परिमल कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव शाहपुर पटोरी में जन्मे परिमल कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं। मीडिया इंडस्ट्री में अपनी बेबाकी के चलते एक अलग पहचान बनाने वाले परिमल कुमार एनडीटीवी के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर जाने जाते हैं। आईआईएमसी से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा करने के बाद इन्होंने अपना करियर श्री गंगानगर में दैनिक भास्कर से शुरू किया। उसके बाद राष्ट्रीय सहारा और अमर उजाला में काम करने के दौरान इन्हें प्रिंट मीडिया में काम करने का भी अनुभव मिला, साथ ही हर परिस्थिति का सामना करने का हौसला भी। अमर उजाला में काम करते हुए इन्हें एनडीटीवी में रिपोर्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला, जो कि इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। अपने 18 साल के कार्यकाल में इन्होंने लगभग हर बीट पर काम किया और अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर न केवल चैनल बल्कि आम जनता के भी चहेते बन गए। पॉलिटिकल, सोशल, इन्वेस्टिगेटिव, कल्चर, हर तरह की बीट पर काम करने के लिए ये पहचाने जाते हैं। अपने हुनर और बेबाक रिपोर्टिंग के लिए इन्हें 2010 में यंग टीवी जर्नलिस्ट और 2011 में टीवी न्यूज रिपोर्टर ऑफ द ईयर के नाम से नवाजा गया। 2012 में फिर इन्हें 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। न्यूज टेलीविजन अवार्ड के चलते इन्हें इन्वेस्टिगेटिव न्यूज रिपोर्ट और टीवी न्यूज रिपोर्टर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। 2012 में एनआईए ने इन्हें बेस्ट रिपोर्टर ऑफ द ईयर की ख्याति दी। वहीं उपलब्धियों का सिलसिला यही नहीं रुका। 2014 में एशियन ह्यूमन राइट काउंसिल ने इन्हें बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की उपाधि दी। वहीं 2020 में ग्लोबल फेस्ट ऑफ जर्नलिज्म की तरफ से इन्हें एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2021 में इन्हें एक्सचेंज फॉर मीडिया अवार्ड और 2023 में इन्हें बेस्ट कवरेज रिपोर्ट ऑफ दिल्ली फ्लड रिपोर्ट के लिए सम्मानित किया गया। जिस गर्मजोशी और दृढ़ निश्चय के साथ परिमल कुमार ने जर्नलिज्म के क्षेत्र में नाम कमाया है और उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में और भी कीर्तिमान वो स्थापित करेंगे और उनका उपलब्धियों का सफर आगे भी जारी रहेगा। न थके पैर न हिम्मत अभी हारी है, न थके पैर न हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। कि कहीं ये शरीर को बीमार तो नहीं कर रहा। भारतीय विद्यापीठ की तरफ से परिमल कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। I request Director Professor M.N. Huda to welcome Mr. Parimal Kumar. Sir, welcome. A huge round of applause for Sir. Over to you, Sir.
ठीक है। हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि इस मंच पे आपने मौका दिया। आज से करीब 19 साल पहले 1 अगस्त को मैं भी आप लोगों की तरह ही एक छात्र था और ऐसे ही ऑडिटोरियम में बैठ के हम लोगों के बहुत सारे लेक्चर चल रहे थे जिसमें सुन रहा था। बहुत सारे मन में क्वेरीज होती है, सपने होते हैं, क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, करियर कहाँ पहुँचा के ले जाएगी, एंकर बनेंगे, रिपोर्टर बनेंगे या टेलीविज़न में। इसके अलावा शुरुआती दौर में बहुत लोगों को कुछ पता नहीं होता है। न्यूज़ एंकर और न्यूज़ रिपोर्टर, ये दो ऐसी चीज़ है जो आपको खींच के इस कोर्स की तरफ लाती है। हमारे दौर में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, तो जो लोग आते थे बताते थे, उसी से एक समझदारी बनती थी कि इस तरीके से चीज़ें बनेंगी और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रोफेशन को हमने चुना है उसके लिए हम कितने तैयार हैं या हमें किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस प्रोफेशन में आप कदम रख रहे हैं वो कम्युनिकेशन का प्रोफेशन है, भाषा का प्रोफेशन है, जहाँ पे आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आप में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर तैयार हों। वो धीरे धीरे जब फील्ड में जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में कम से कम ये अच्छा है, हम लोगों के समय में 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था AIMC में। जब आप आउटडोर जाते थे, कुछ शूट करके लाते थे और वो चीज़ें होती थी। आपके इस करियर में 3 साल या 4 साल जो वक्त यहाँ गुजारेंगे उसमें बहुत सारे वक्त ऐसे आएंगे जब आपको व्यवहारिक तौर पर फील्ड में जाकर चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा और वही काम आगे भी आपको मदद करेगी कि किस तरीके से फील्ड में हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कम्युनिकेशन 2 वे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आपके मन में कोई सवाल होगा तो पूछिएगा भी, क्योंकि उससे बताने में आसानी होगी। लेकिन ये बात समझ लीजिए यहाँ पर कि बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन है, जिसमें सर ने भी कहा कि डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बाद में डेडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी आपको फील्ड में। यहाँ तो असाइनमेंट की डेडलाइन एक होगी जो पूरा करना होगा, शायद उसमें आपको छूट भी मिल जाए। फील्ड की डेडलाइन में बहुत दिक्कत है, उसमें आपको डेडलाइन मीट करना पड़ेगा। डेडलाइन मतलब जो समय है उस समय पे आपको खबर करनी होगी और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फील्ड में दिखेंगे। जो कैंपस का माहौल है, जो अब तक आपने पढ़ाई लिखाई की है, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं लगे होंगे। लेकिन यहाँ पर हर दिन जब पत्रकारिता में कदम रखेंगे, जर्नलिज्म में, तो हर दिन का अपना चैलेंज होता है। कहा जाता है हम लोगों के बीच में कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, रोज स्टोरी आइडिया दो, रोज डिलीवर करो। अमूमन यही होता है। और स्टोरी आइडिया के लिए, क्योंकि अब तक हम जिस कोर्स में आए हैं उसमें ये जर्नलिज्म हमारे लिए बिल्कुल नया होगा, हमने इसकी पढ़ाई अब तक नहीं की होगी, तो हम शून्य से इसकी शुरुआत करेंगे। आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी ना, जर्नलिज्म को लेकर कुछ नहीं पढ़ा होगा, ये शुरुआत ही होगी आप लोगों की। तो एक तो जो बेसिक्स है जो आपको समझना चाहिए, और बहुत सारे लोग आएंगे तो बताएंगे, लेकिन जो बेसिक है, जो शुरुआत में हम लोगों के मन में रहता था कि क्या करें जिससे दिक्कत ना हो। एक तो कोर्स बुक होगा जिसको आप पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाएंगे और उसको लेकर आप परफॉर्म करेंगे, वो रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा। दूसरा है कि खुद से हम क्या कर सकते हैं रोज दिन। बहुत लोग सिर्फ इसलिए आए होंगे, हो सकता है कि उन्होंने देखा होगा कि बहुत करियर जो है बहुत चार्म है, ग्लैमर है, पैसा अच्छा होगा, वो सही है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग इसलिए भी आए होंगे कि उनकी एक रुचि होगी, उनका एक इंटरेस्ट होगा न्यूज़ को लेके, कि न्यूज़ में क्या देश दुनिया में घटित हो रही है, न्यूज़पेपर पढ़ने में रुचि होगी, चैनल देखने में रुचि होगी, या उस तरह की चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते होंगे। तो एक इंटरेस्ट की बात होती है। जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट बनाने से बनता है। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो इंटरेस्ट उस तरीके से डेवलप करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये आदत में ज़रूर डालिए कि रोज़ दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ें, जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कम से कम हम अवेयर रहें, चाहे वो किसी भी मीडियम से अवेयर रहें। तो इन चीज़ों की आदत कम से कम होनी चाहिए। दूसरी नंबर चीज़ ये कि रिपोर्टर कितने लोग बनना चाहते हैं? अगर आप लोग में हिचक ना हो तो बताइए। आप लोग 2 लोग, 3 लोग? बाकी लोग क्या बनना चाहते हैं? न्यूज़ एंकर कितने लोग बनना चाहते हैं? अब बाकी लोग तय नहीं किया अभी। देखिए, चैलेंजेस, मैंने न्यूज़ एंकरिंग भी की है। मैंने कोई टेलीप्रॉम्प्टर पे एंकरिंग नहीं की जहाँ पे न्यूज़ लिखा रहता है और आप चीज़ों को पढ़ते हैं। हम लोग फील्ड से एंकरिंग करते थे। वो रिपोर्टिंग नहीं था, वो एंकरिंग ही थी कि आप दिल्ली से एक एंकर जुड़ गया, मुंबई से एक एंकर जुड़ गया और आपने फील्ड से एंकरिंग की। आधे घंटे का स्लॉट होता था हमारा। वो कोविड टाइम में शुरू हुआ था जिसको हम लोग करते थे।
तो दोनों का एक अपना अनुभव है। लेकिन टीवी इंडस्ट्री सिर्फ यहीं तक नहीं सिमटी हुई है कि रिपोर्टर, एंकर, इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, एमसीआर होता है, पीसीआर होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है, ग्राफिक्स वाले लोग होते हैं, एडिटर्स होते हैं, कैमरा पर्सन होते हैं, तो पूरा एक टीम वर्क होता है। तो जो लोग टीम की भावना में यकीन रखेंगे, टीम के साथ काम करने में यकीन रखेंगे, वो डिलीवर अच्छा कर पाएंगे, वो प्रोजेक्ट्स में, क्लास में भी, और वो बात अगर किसी स्टोरी को लेकर होता है तब भी वो डिलीवर कर पाएंगे। तो एक तो पहली चीज है कि अगर भाषा आप लोगों की अच्छी है तो बहुत अच्छा है, भाषा को दुरुस्त करना है तो उसको लेकर आज से काम कीजिए। 3 साल बहुत अच्छा खासा वक्त है जिसमें आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। न्यूज से सरोकार हमारा रोज दिन का रहे कि क्या कुछ हो रहा है वो हमें पता हो कम से कम। तो ये चीजें, 2 चीजें बहुत आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तीसरी नंबर चीज ये कि कई बार हम सोचते हैं कि हम तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करेंगे, पार्लियामेंट रिपोर्टिंग करेंगे, हम पेज 3 की रिपोर्टिंग करेंगे, स्पोर्ट्स रिपोर्टर के तौर पे हम जाने जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें अलग अलग। क्राइम रिपोर्टिंग का एक अलग वो है, वर्ल्ड है, दुनिया है। अपने आप को सब चीज के लिए तैयार रखिए। जो इंटरेस्ट है उसको ज्यादा पढ़िए, जिसमें इंटरेस्ट ना भी हो उन चीजों को भी जरूर पढ़िए कि अखबार में किस तरीके से की गई है। दूसरी नंबर चीज ये कि छोटी खबर भी हो, वो खबर आपके लिए छोटी नहीं है, क्योंकि शुरुआत हम जब करते हैं तो सिविक इश्यूज से करते हैं। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करना है, फिल्मी रिपोर्टिंग करनी है, वो सब अपनी जगह है। जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको इसी तरह की चीजें होंगी। धरना प्रदर्शन की खबर हो गई, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, टमाटर महंगा हो गया, कहीं वाटर लॉगिंग है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कट है, तो इन खबरों को भी जब आप पढ़ें न्यूज़पेपर में तो बहुत गंभीरता से पढ़िएगा, क्योंकि ये जब आप लिखने के लिए बैठेंगे तो खुद से नहीं लिख पाएंगे जब तक हमने उस खबर को सही से पढ़ा नहीं है। तो एडिटोरियल पढ़िए, ओपेड भी पढ़िए, वो ज्ञान के लिए अच्छी चीज है, लेकिन शुरुआत जो होगी आप लोगों की वो ऐसे ही होगी। और हमारे मन में ये भ्रम था, जब हम स्टूडेंट थे हमें नहीं पता था कि क्लास में लोग आके पूछते थे कि अच्छा क्या करोगे, तो लोग कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट रिपोर्टिंग करेंगे। तो ख्वाब मन में बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन शुरुआत नहीं पता था कि शुरुआत आपको कहाँ से करनी होती है। तो ये शुरुआत को लेकर ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, सेल्फ इवेल्युएशन जरूर कीजिए कि जिस फील्ड में हम कदम रख रहे हैं, क्या हम 2-3 घंटे खाना ना मिले तो उसके लिए तैयार हैं, क्या हम 8 घंटे खड़ा रहना पड़े कहीं पर तो उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि कई बार ये होता था हम लोगों के साथ कि एयरपोर्ट आप गए, कोई आने वाला है सेलिब्रिटी, और आप इंतजार कर रहे हैं तो 6-7 घंटे आप वहीं एयरपोर्ट पे हैं। आपके पास कई बार पैसे होते हैं और ऐसी जगह रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे जेब में पैसे तो हैं लेकिन खा नहीं सकते, वहाँ पर उस खाने की चीज़ मिलती नहीं है। उस बात के लिए तैयार हैं? क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि देर रात भी आपको कहीं निकलना पड़े तो होम सिकनेस जैसी चीज़ नहीं है, आप असाइनमेंट पे जा सकते हैं? क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि 2 से 4 दिन हो सकता है कि असाइनमेंट के लिए आपको घर से बाहर रहना पड़े? ये तमाम चैलेंजेस मैं रिपोर्टर के चैलेंजेस बता रहा हूँ, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में 18 साल के करियर में सबसे ज़्यादा मैंने रिपोर्टिंग ही की है, और अखबार से लेके टीवी तक में रिपोर्टिंग की है, डेस्क पे भी काम किया है, तो दोनों अनुभव मेरे पास हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि जिस प्रोफेशन में हम कदम रख रहे हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो क्या खुद को हम तैयार कर सकते हैं? क्योंकि इसके चैलेंजेस हैं, और जो चैलेंजेस आने वाले वक्त में हो सकता है कि हमें परेशान करें, तो उसको लेकर तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी। तीसरी नंबर चीज़ है कि अगर आप जितनी बार खबरों को देखेंगी, पढ़ेंगी, हमारे दौर में ये नहीं होता था कि गूगल किया, हमने किसी की स्टोरी देखनी है, आप निकल जाएगा, वो नहीं मिलता था, एक्सेस भी कम होता था, चीज़ें न्यूज़ चैनल की बहुत सारी डली नहीं होती थी वेबसाइट पे। आपके पास वो कम से कम फायदा है। जितनी चीज़ें आप देखेंगे इस प्रोफेशन को लेके, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अब तक आपके कोर्स बुक में जर्नलिज्म नहीं रहा होगा, तो ये बेसिक से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, कहानी कैसे लिखी जाती है, 2 मिनट की खबर के लिए बाइट कैसे हम लेते हैं, तो एक स्टाइल आपका डेवलप होगा। लेकिन स्टाइल कब डेवलप होगा? जब 10 लोगों की रिपोर्टिंग आप देखेंगे कि इनकी रिपोर्ट ऐसी है, दीपक चौरसिया ने ऐसे किया, रवीश कुमार ने ऐसे किया, अंजना ओम कश्यप इस तरीके से कर रही है, कुछ भी जो भी आपके नाम हैं, अगर आप उसको जाके देखेंगे वेबसाइट पे तो आपको उनकी रिपोर्ट्स मिलेगी। रिपोर्ट्स जब आप 10-15 रिपोर्ट देखेंगे तो आप जज कर पाएंगे कि किस तरह की रिपोर्टिंग हमें करनी है। लेकिन वो रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 किताबें हम पढ़ेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये 5 किताबें मेरे दिल के करीब है या अच्छी हैं। तो जिस चीज में हम कदम रख रहे हैं उसमें हमें जो भी आपके रोल मॉडल हो, जिनको देख के आप आए हो, उनकी रिपोर्ट जरूर देखिए।
रिपोर्ट्स देखने पे आपकी अपनी एक सोच डेवलप होगी जो हमारे दौर में नहीं थी। तो ये काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए ये फील्ड नहीं है, नया है। तो कोर्स तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग के पास वो फैसिलिटी है तो उस फैसिलिटी का पूरा उपयोग कीजिए। दूसरी नंबर चीज़ ये कि वॉइस मॉड्यूलेशन को लेके, जिसको वॉइस ओवर कहते हैं, उसको लेके लाउडली पढ़ने की आदत जरूर डालिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, लाउडली पढ़िए, उससे आपका मॉड्यूलेशन क्लियर होगा कि आप जो सुन रहे हैं कान में वो किस तरीके से आपके पास जा रहा है। सवाल पूछने की आदत क्लासरूम में भी होनी चाहिए, आपको बाहर में भी ये सवाल जो है पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूछेंगे तभी आपको जवाब मिल पाएगा। आपको एक चीज़ जो मैंने अपने आप में नोटिस की कि कई बार आप खबर करने जाते हैं तो जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है। आप रिक्शे वाले के साथ कोई खबर कर रहे हैं और उसको बहुत अगर हिंदी और अंग्रेजी में बात करेंगे तो बहुत घुलेगा मिलेगा नहीं, उसी के टोन में उससे बात करेंगे तो वो आपसे आसानी से बात कर लेगा। तो जिस तरीके की परिस्थिति हो उस तरह की परिस्थिति में अपनी भाषा को भी ढालिए और खुद को भी ढालिए। खुद को ढालने का मतलब ये है कि अगर किसी की फैमिली में सपोज कीजिए कि कोई दर्दनाक हादसा हो गया है, कुछ लोग घायल हैं, बीमार हैं, मर गए हैं, वहाँ पे आप हंस नहीं सकते हैं, आपको उस परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। कहीं पे कोई खिलाड़ी है जो अवार्ड लेके आया तो वहाँ पे आपको जॉय दिखाना पड़ेगा, आपको खुशी दिखानी पड़ेगी, आपको उसी तरीके से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो एक एक्टिंग की बात आती है, वो एक्टिंग एज सच वैसा नहीं करना है जो आप सिनेमा में करते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे उसके हिसाब से आपको ढालने की आदत आपको खुद में होनी चाहिए। जहाँ पे हंसना है, जहाँ पे गम में रहना है, जहाँ पे उदास रहना है, उस तरीके की चीज़ें भी डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो ये तमाम चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। खबरें जितनी पढ़ेंगे, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टोरी मैंने की थी पोस्टमार्टम को लेके, आप लोगों में से नहीं पता होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में क्या होता है कि उन्हीं का नाता रिश्ता जुड़ता है, जिनके फैमिली में कोई हादसा होता है वही पोस्टमार्टम हाउस तक जाते हैं और उसके प्रोसेस को समझते हैं। दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल थे, उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर किरण वालिया होती थी, शीला दीक्षित गवर्नमेंट था, 2008 या 9 की बात होगी। तो पोस्टमार्टम में ये पता चला कि वहाँ पे पैसों की लेन देन होती है। इस्टेब्लिश करना बहुत मुमकिन था, क्योंकि आपको लेन देन प्रूव करना है तो आपको डेड बॉडी चाहिए, डेड बॉडी आप कहाँ से लाएंगे। तो वहाँ पे हमने 3-4 दिन रेकी किया। मौलाना आज़ाद है यहाँ पे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज LNJP के पास, दिल्ली गेट के पास, और 3-4 हॉस्पिटल में हमने किया था इस चीज़ को रिवील करने के लिए कि किस तरीके से आप पैसे बनाते हैं। और ये आइडियाज़ अब तब आपको आएंगे जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपको तरीका पता चलेगा कि स्टोरी कैसे बना सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये व्यवहारिक पहलू बता रहा हूँ जो 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद आप लोग जब फील्ड में जाएंगे तो शायद आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे एक फैमिली हमने तलाशी जिनके परिवार में हादसा हो गया था, पोस्टमार्टम होना था। बहुत गरीब फैमिली थी, क्योंकि जो भी थोड़े से रिच होते वो पैसा तो खुद देते, आपको अटैच नहीं करते। तो हमने वो फैमिली तलाशी। फैमिली तलाशने के बाद हमने ये कहा कि उनको भी नहीं बताया कि हम लोग न्यूज़ इंडस्ट्री से हैं। हमने कहा कि हम NGO से हैं, आपका जो भी पैसा लगेगा पैसा हम लोग दे देंगे। तो आपका नंबर जब भी वहाँ पे बारी पुकारी जाती है, क्योंकि एक दिन में 4-5 पोस्टमार्टम हो रहे होते हैं, तो आवाज़ जब लगे तो आप हमें बता दीजिएगा, जो पैसा हम देंगे, हम चैरिटी के नाम पे, NGO हमारा यही काम करती है। उन्होंने अलाउ कर दिया। हमारे पास हिडन कैम था, बटन कैमरा होता है, स्पेक्स कैमरा होता है, बैक कैमरा होता है, बहुत सारे कैमरे होते हैं जो हिडन कैम होते हैं। बटन कैमरा यहाँ पे आप लगा सकते हैं, या इसमें धागे हैं, उसमें धागे नहीं होते। तो हमने और कैमरा पर्सन ने उनको कन्विंस किया, अंदर गए तो उन्होंने समझा कि फैमिली ही है, क्योंकि फैमिली का नाम पुकारा गया था। तो पैसों के लेन देन की बात वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई, जो गैरकानूनी है। वहाँ पे आप पैसे नहीं ले सकते। बहुत सारे आपको बताएंगे कि फॉर्मलिन का पैसा लगता है, कॉटन का पैसा लगता है, इतने पैसे लगेंगे, आपको देने पड़ेंगे। वो एक्सपोजे हमने बड़ा एक्सपोजे किया था, क्योंकि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में गए, फिर ओल्ड सब्जी मंडी में मॉर्चरी है वहाँ गए, दीनदयाल उपाध्याय है वहाँ हॉस्पिटल, उसके मॉर्चरी में गए। 4-5 हॉस्पिटल को हमने किया था और बहुत सारे बदलाव हुए थे उसके बाद। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप स्टोरीज देखेंगी, दूसरे की स्टोरी, तो आपके पास ये समझ पैदा होगी कि स्टोरी ऐसे भी हो सकती है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते अरे कैसे करेंगे। एक चाइल्ड लेबर पे स्टोरी करनी थी, वो कैसे की हमने सिर्फ फोटो लिया और जहाँ पे चाइल्ड लेबर वाली चीज़ें हो रही हैं, फोटो लेके कि ये बच्चा हमारे पर फैमिली का गुम हो गया, देखिए आपने कहीं देखा है क्या। जब तक वो बात कर रहे थे तो सारी चीज़ें शूट हो रही थी उसमें।
तो हमारी स्टोरी का पर्पस सॉल्व हो गया। हम सिर्फ गए विक्टिम बन के कि हमारी फैमिली का कोई बच्चा गुम हो गया है, जो बच्चे वहां पे काम कर रहे थे उस स्टोरी को हमने एक्सपोज किया। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, थ्रेट्स भी आते हैं, जब आपको वहां से भागना भी पड़ेगा, आपको ये भी इंतजाम करना पड़ेगा कि आप पर कोई हमला ना हो। सैंड माइनिंग माफिया पे हमने स्टोरी की थी, वहां पे किसी तरीके से बचे, तो आपको डेयरिंग भी होना पड़ेगा एज ए रिपोर्टर। तो आप इन सब चीज़ों के लिए एक लंबे समय तक भूखे रहने के लिए, किसी परिस्थिति में काम करने के लिए, ऑफिस से घर आ गए फिर भी स्टोरी कोई आ गई तो क्या हम फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं? तो आज से तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो सोचिए कि जिस कोर्स को करना है उसमें और क्या क्या स्ट्रीम है जहाँ पे आप जाएंगे। एंकरिंग में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, तो अपने आप को अगर तैयार कर लेंगे ना, दिमाग में ये चीज़ें क्लियर रहेंगी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अखबार में काम जो होता है वो तीन शिफ्ट में होता है। मतलब हम जब दैनिक भास्कर में गए तो वहाँ ये देखा हमने कि 2 बजे की शिफ्ट लगी और रात के 2 बजे हम फ्री हो पाए। तो ये नहीं पता होता है कि अब जब जर्नलिज्म में आ रहे हैं तो 24 घंटे वाला सिस्टम भी होता है, जहाँ पे नाइट रिपोर्टर के तौर पे भी काम करना होता है, दिन में भी काम करना होता है। तो तमाम हालातों की समझने के लिए एक समझ होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे उसके चैलेंजेस आपको पता हों। तो व्यक्तिगत तौर पे मेरी गुजारिश है, क्योंकि हम लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन था उस वक्त में जब हम कह रहे हैं, मतलब हमारे साथ जो 40 बच्चे IIMC में थे 2005 की बैच में, आज से 19 साल पहले, कि क्या कैसे करना है। अखबार पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए, वो इंटरनेट पे हो या ऐसे हो, हार्ड कॉपी लेके करें। लाउडली ज़रूर पढ़िए, उससे मॉड्यूलेशन अच्छा होगा, वॉइस ओवर की समस्या आपकी दूर होगी। खबरें कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी खबरें भी दिखें उसको ज़रूर कीजिए, पढ़िए ज़रूर, उसको छोड़िए मत। जिस भी बीट पे काम करना है वो बीट हमारे दिल के करीब है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खबरें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तमाम बीट को लेके खबरें पढ़िए। वो फिल्म हो, पता नहीं करियर कहाँ पे आपको ले जाए और कौन सा मौका आपको मिले। तो स्पोर्ट्स हो, क्राइम हो, सारी चीज़ें, सारी खबरें पढ़िए। और लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होती, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। अब NDTV से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो करीब महीने भर पहले दिया है। अपना एक वेंचर डेवलप कर रहा हूँ जिसका नाम है किडोक्रेसी, KIDDOCRACY। 11 दिनों में मोनेटाइज भी हो गया ये प्लेटफॉर्म, करीब 10,000 घंटे पूरे होने वाले हैं। एक यूट्यूब का एक अपना एक एनालिटिक्स है जिसमें ये कहा जाता है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटे होने चाहिए। तो 11 दिन में वो हुआ है। ये बेसिकली प्लेटफॉर्म जो है वो सर ने एक मौका दिया है मुझे कि अटैच होके कुछ कर सकते हैं, जुड़ के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिसोर्सेज लगते हैं किसी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। तो एक बसी बसाई ज़िंदगी मैंने खुद से छोड़ी है, जो मान सम्मान नाम सारी चीज़ें मिली NDTV की तरफ से, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब जो कर रहे हैं उसमें बहुत खुशी नहीं मिल रही है, कुछ अपना करना है। तो किडोक्रेसी का प्लेटफॉर्म है, फिलहाल वो यूट्यूब पे है। करीब 14,000 कुछ लोग जुड़े हैं 12-13 दिनों में, मोनेटाइज हुआ है। और धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को एक वेबसाइट पे भी लाना है, जिसको वेबसाइट पे हमने बुक किया kidocracy.com.in। फिर आगे जब जिस तरीके ग्रोथ होगा, ऐप की बात होगी, न्यूज़पेपर की बात है, ये तमाम चीज़ें लेके आनी है। लेकिन ये नाम जो किडोक्रेसी है, किडो यूजुअली हम लोग किसी बच्चे को बोलते हैं, तो बच्चों की दुनिया से जुड़ी हुई कहानियों को लेकर आने की कोशिश है, जिसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, बच्चों के पेरेंट्स आए हमारे प्लेटफॉर्म पे। ख़ासतौर पे वो एज ग्रुप जो 0 से 18 साल के बच्चों के माता पिता हैं या ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हैं, वो लोग आए। उसमें तमाम तरह की चीज़ें, उसमें पेरेंटिंग को लेके बातचीत है। आप लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे हैं। हमने पेरेंटिंग कभी एज सच पढ़ाई लिखाई के जरिए नहीं सीखी, हमारे दौर में नहीं था। पिता बने तो समझ में आया कि कैसे पालना है। आज पढ़ाई भी है उसकी, आज जो है बहुत सारी किताबें भी हैं आपके पास, बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स भी हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे तो लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने मिस कर दी, शायद हमें नहीं करना चाहिए था, तो करते करते सीखते हैं। तो एक कोशिश वो है कि जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं उनको क्या अप्रोच अपनाना चाहिए, जो हमने शायद गलती की या और किसी ने गलती की है, उनकी जुबानी समझने की कोशिश। तो एक तो पेरेंटिंग हो गया। दूसरा हेल्थ केयर को लेके हमने उसमें एक कॉलम जोड़ा है जिसपे हेल्थ केयर को लेके खबरें हम देंगे। एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल इस तरह के वीडियोस होंगे। उसी एज ग्रुप को लेके, करियर को लेके वीडियोस होंगे। तो
अभी बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं। एक अभी हाल फिलहाल में मनोज तिवारी का इंटरव्यू किया, एज ए पॉलिटिशियन नहीं, एज अ सिंगर नहीं, एज ए लिरिसिस्ट नहीं, एज अ फादर, 3 बच्चियों के पिता हैं, तो उनका एक इंटरव्यू किया है, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश की है। उससे पहले संकेत उपाध्याय हैं, पहले एनडीटीवी में थे, अभी रेड माइक पे हैं, उनका इंटरव्यू किया है इसी पेरेंटिंग को लेके। तो बहुत सारे वीडियोस हैं किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे। मेरी कोशिश इस बात को लेके है कि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, वो लोग अगर आगे जुड़ना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, तो एक असाइनमेंट के तौर पे कि फील्ड में काम कैसे होता है, कोई असाइनमेंट दिया गया तो कैसे उसको डिलीवर करेंगे, कैसे हम चीज़ों को लेकर आएंगे और किस तरीके से प्लेटफॉर्म पे जाएगा, तो वो भी सर बताएंगे कि कैसे जुड़ सकते हैं जब आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। तो एक फील्ड के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको एक रियल हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि हम जब फील्ड में जाएंगे तो सवाल जवाब कैसे करते हैं। हो सकता है कई बार कमी हो जाए, कई बार हम सवाल नहीं पूछ पाए, कई बार रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कई बार कुछ और अच्छे सवाल पूछने चाहिए थे, तो आपकी वो हिचक खत्म होगी, टूटेगी। और वो बहुत ज़रूरी है जब आप इस प्रोफेशन में अपना एक करियर तलाशने की कोशिश करेंगे आज से 3 साल बाद। तो वो हिचकिचाहट मन में नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, वो कदम डगमगाए नहीं, आप लड़खड़ाए नहीं, मतलब आपको सवाल पूछना है तो पूछना है। तो वो तमाम चीज़ों को लेकर वो शुरुआती दौर में ही आपकी एक समझ पैदा हो जाएगी। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं यहाँ पे जिसके साथ जो लोग भी जैसे जैसे जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, इंटरव्यूज़ होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें करने की कोशिश इस बात को लेके भी कि अभी हमने देखा है कि सुसाइड की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है, वो प्रेशर की वजह से, जो फैमिली प्रेशर होता है या रिश्तेदारों का अगल बगल का प्रेशर होता है, वो उन चीज़ों को लेके हमने ये भी कहा है कि जो पेरेंट्स ऐसे हैं, जो ग्रीफ मदर हैं, ग्रीफ पेरेंट्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ के जरिए बताने की कोशिश कि उन्होंने क्या गलती कर दी, ताकि वो पेरेंट्स जो अभी भी नंबर को लेके दबाव बना रहे हो उनकी एक समझ पैदा हो कि इस तरीके से दबाव नहीं बनाना चाहिए, लाइफ सिर्फ नंबर गेम नहीं है। मेरे बैच में एक मेरा बैचमेट है जो 10th में 3rd डिवीजन था, 45% से भी कम नंबर आए थे, आज एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट है दिल्ली में। तो ये इस तरह की कहानी, एक मेरे बैचमेट हैं जो छत्तीसगढ़ कैडर के IAS हैं, दोस्त हैं मेरे अच्छे, 10th में वो 3rd डिवीजन था उनका भी, मतलब आप 3rd डिवीजन आप समझ सकते हैं कि कितना % मार्क होता है, लेकिन बाद में UPSC क्वालिफाई किया, 2009 बैच के IAS हैं अवनीश सरन। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश की लाइफ सिर्फ नंबर गेम नहीं है। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं किडोक्रेसी के उस प्लेटफॉर्म पे, तो बताना इसलिए जरूरी था कि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, हो सकता है उसके जुड़ना चाहें और सर उसका फ्रीडम देंगे, उसका एक कोर्स में आपका एक मार्क्स तय होगा, तो उसमें जुड़ भी सकते हैं, एक अनुभव भी ले सकते हैं कि किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है। और बहुत सारी बातें मैंने कही, आप लोग के मन में कोई अगर क्वेरी हो तो बताइए। पहला दिन है, हो सकता है कि आप लोग के मन में झिझक बहुत ज़्यादा हो, लेकिन सवाल पूछिए अगर मन में कोई क्वेरी है तो, और शायद उससे आपको क्लैरिटी आएगी, आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी जिस प्रोफेशन को आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कोई अगर सवाल हो तो वेलकम, नहीं तो मेरी तरफ से इतना ही। कोई सवाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। Hello sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून। So I would like to ask you that how do you stay objective and avoid biases in your reporting, especially when it's covering controversial or political charge or politics? देखिए, ऑब्जेक्टिविटी ज़रूरत तो है उसकी, हर आदमी सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि वो घर परिवार में चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो आपको बैलेंस दिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप बैलेंस नहीं दिखेंगे तो जो पब्लिक है, जो जनता है, जो ऑडियंस है, जो दर्शक है आपका, वो आपको पकड़ लेगी। तो जो भी फैक्ट रहे उस फैक्ट के साथ हमें कोई मिलावट नहीं करनी है, उस फैक्ट को एज इट इज देना है, रिपोर्ट करना है, तो उसी हिसाब से हमें रिपोर्ट करना चाहिए। हम हो सकता है कि हम बीजेपी को वोट करते हैं, हो सकता है हम कांग्रेस को वोट करते हैं, हो सकता है हम आम आदमी पार्टी को वोट करते हो, वो हमारा अपना वो है, अधिकार है। लेकिन जब हम कोई भी पार्टी दिल के करीब हो तो उसको, आज के दौर में वो चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं,
लेकिन आप अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे तो आप जैसे लोग ही पकड़ लेंगे कि आप किसी का फेवर कर रहे हैं उस रिपोर्ट में। तो अपना एक इमेज बनाना भी बहुत जरूरी है। हम कोई बीट कवर कर रहे हो, कोई पार्टी हमारे मतलब हम उसके करीब हों, वो अपनी जगह एक ठीक है, वो आपके रिपोर्ट में चीजें नहीं दिखनी चाहिए। तो चैलेंज नहीं है वो, जो चीजें ग्राउंड पे दिखे उसको आप उसी तरीके से रिपोर्ट कीजिए। ये कहा गया एनडीटीवी के बारे में जब तक मैंने काम किया और रवीश जी वाला दौर जब तक था कि बीजेपी के अगेंस्ट में है। यकीन मानिए कभी एनडीटीवी की तरफ से हमें ये नहीं कहा गया बतौर रिपोर्टर कि जाओ और बीजेपी के खिलाफ खबर करो। हमेशा ये कहा गया जो ग्राउंड पे दिखता है उसको आप रिपोर्ट करो। वो शायद बीजेपी को अच्छा नहीं लगता था उस वक्त में, तो वो हम उसके खिलाफ में हो गए, या मेरे प्रोग्राम मेरी रिपोर्ट की वजह से नहीं, हो सकता है रवीश जी की रिपोर्ट की वजह से वो लगता होगा कि हमारा इस तरीके का इमेज बना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें कभी ब्रीफ नहीं किया गया। तो अपने बायस को आप दूर रखिए, जो ग्राउंड पे दिख रहा है उसको रिपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अपना इमेज भी बनाना है। गुड मॉर्निंग सर, आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपने जैसे बोला कि आप फील्ड टू फील्ड ट्रैवल करते हैं इस मीडिया की लाइन में, सो इज़ देयर अ चांस कि हमें नेशनली और इंटरनेशनली ट्रैवल करने का भी चांस मिले? शुरुआत में देखिए, जब आप किसी भी जगह पे एंट्री लेते हैं तो न्यू कमर होते हैं, न्यू कमर में आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, आप उस फील्ड के लिए नए होते हैं। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कहा जाता है, तो आप इंटर्न होते हैं, आप व्यवस्था को समझते हैं। आज क्या हो रहा है, आज क्लास नहीं हो रहा है, आज चीज़ें बताई जा रही कि यहाँ क्या क्या होगा और आपको क्या करना है। सिमिलरली ये भी अप्लाई होता है वहाँ पर कि जब आप किसी न्यूज़ इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगी तो आपकी समझ के हिसाब से वो मौका आपको मिलेगा कि आपको आउट स्टेशन में कहाँ भेजना है, या कहाँ आप जाएंगी, या किस चीज़ में किस सर्कमस्टांसेस में फिट हो सकती हैं, और कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो मौके को लेकर दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनली नेशनली, इंटरनेशनल तो नहीं कहूँगा क्योंकि रिसोर्सेज को लेकर बहुत मन में दिक्कत होती है। आप ओलंपिक वगैरह ही कवर करने चले जाएं वही बड़ी बात होती है, या फिर आप कहा जाता है कि कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, कुछ उस तरह की टूर्स होते हैं, तो वो मौका मिल सकता है। अदरवाइज पैसा खर्च करके आपके पास बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इंटरनेशनल, वो आपको फीड दे देते हैं, तो आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन हाँ, अगर देश की बात करें, कंट्री की बात करें, तो आउट स्टेशन जाने में कोई दिक्कत नहीं, आपको मौके मिलेंगे, वो है ना। हेलो सर, माय नेम इज मयंक कपूर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक, गुड आफ्टरनून। सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ जैसे जो रिपोर्टर की लाइफ होती है बड़ी मुश्किल होती है, जैसे फील्ड टू फील्ड ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि मैंने पोस्टमार्टम की करी, उसके बाद कभी पॉलिटिशियंस की कर ली, तो इसमें क्या मुश्किलात आती हैं एक रिपोर्टर को? नहीं, मुश्किल तो देखिए, मुश्किल तो है ही। आपको जब आपने एक असाइनमेंट लिया है उसको डिलीवर करना है, आपको उस डिलीवर में बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी है कि कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। पहले तो सबसे ज़रूरी है कि हर शाम को आपसे कहा जाएगा कि मैंने कहा ना कि रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो। आइडिया कहा जाएगा कि कल आप क्या करेंगे। ये हर दिन आपको एक मीटिंग में एक चीज़ आएगी कि कल क्या करेंगे। तो कल के लिए एक तो आइडिया आपको देखना है। तो आइडिया अपने आप तो नहीं होगा जब तक आप मिलनसार नहीं होंगे। मैं आपके लिए कह रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग में आपको रहना है, आपको लोगों से मिलने जुलने की आदत होनी चाहिए, घुलने मिलने की आदत होनी चाहिए, बात करने की आदत होनी चाहिए। कम्युनिकेशन वाला मीडियम है ना ये। कई बार खबरें आपको लोगों से मिलती हैं, लोग आपको बताते हैं। कई बार आप खबरें अखबार में देखते हैं, आपको लगता है कि इसका ये पहलू है जो मिसिंग है, वो कर सकते हैं। अभी यूपीएससी वाली खबर आप देख रहे थे, बच्चों वाली सुसाइड वाली खबर देखी है आप लोगों ने? हाँ, देखी है ना। एक तो घटना हो गई जो राजेंद्र नगर में हुआ। दूसरी खबर आई कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो किन परिस्थितियों में पढ़ते लिखते हैं, कितने छोटे कमरों में रहते हैं। और क्या देखा आप लोगों ने? और कोई स्टोरी? विकास देवी कीर्ति आए, उन्होंने अपना बयान दे दिया। और कुछ देखा? इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जो छुपी हुई हैं। आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज रिपोर्ट नहीं हुआ और हमारी जगह के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि जिन कोचिंग में ताले लगे वहां पे मार्केट कॉम्प्लेक्स रहे होंगे, दुकान रही होंगी, बहुत सारे लोगों का परिवार चलता होगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग पे ताले लगे जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जिनकी दुकानों पे ताले लगे, जो कोचिंग कैंपसेस में जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, उस स्टोरी की कड़ी में वो भी आ गए, शामिल हो गए। तो आपको आइडिया सोचना पड़ेगा कि जो चीजें रिपोर्ट हो गई है उसके अलावा क्या रिपोर्ट करना है। और वो आइडिया तब आपको आएगा जब आप पढ़ेंगे, जब उस कहानी को समझेंगे। एक होता है टर्म पीटीसी, P2C या PTC बोलते हैं, पीस टू कैमरा।
जब कल को स्टोरी करेंगे तो लास्ट में रिपोर्टर या वो ओपन पीटीसी भी होता है, बीट भी होता है, एंड भी होता है। एंड सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। जब तक कहानी को नहीं समझेंगे ना, वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वो 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, वो एक रिपोर्टर का एडिटोरियल कमेंट होता है कि किस तरीके से आप स्टोरी को एनालाइज करके देख रहे हो, क्या है स्टोरी। गुड आफ्टरनून आपका सर। जवाब मिला? नहीं मिला? हाँ, अच्छा मिल गया। तो संकोच मत किया कीजिए, कभी मत कीजिए। अगर इस फील्ड में रहना है ना तो संकोच को दूर छोड़ दीजिए। और ये भी मत सोचिए कि जो सवाल पूछ रहे हैं क्लासरूम में भी याद रखिएगा, जो सवाल पूछ रहे हैं कई लोग हंसेंगे तो नहीं। गुड आफ्टरनून सर। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि एक जर्नलिस्ट, एक बिगनर जर्नलिस्ट सेलिब्रिटी इंटरव्यूअर कैसे बन सकता है, जैसे रजत शर्मा या फिर प्रणॉय रॉय? वो तो आपको काम करते करते ही बनना पड़ेगा। वो शुरू से जो असाइनमेंट मिला, जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको कितनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो किस तरह की खबरें आप कर रहे हैं, और समय लगता है इसमें। रजत शर्मा बनने में, प्रणॉय रॉय बनने में, रवीश कुमार बनने में, सुधीर चौधरी बनने में, दीपक चौरसिया बनने में, या अंजना ओम कश्यप बनने में, जो भी दिल के करीब हो आपके, तो पहचान बनाने में वक्त लगता है। रातों रात वो चीज़ें नहीं मिलती आपको। लेकिन आप अपने काम को कितने शिद्दत से कर रहे हैं, कितने उसमें रमे हैं, घुले हैं, मिले हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको कितनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये तमाम चीज़ें उस चीज़ पे निर्भर करती है। आपकी चर्चा कितनी होनी शुरू हुई आपके काम के जरिए। जब तक देखिए, एक है प्लेटफॉर्म और हमें करना है परफॉर्म, है ना। तो प्लेटफॉर्म में पहले मिलना। मैं एनडीटीवी में आया, अपने 40 लोगों का मेरा ग्रुप था एएमसी का। मैं सबसे काबिल नहीं था उसमें, लेकिन सबसे अच्छी जगह मुझे मिली। बाकी लोग भी अच्छी अच्छी जगह पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाकू होने की ज़रूरत है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो उसको अगर आपके अंदर है, और एक डेस्टिनी भी होता है, आपको मौका मिल गया तो प्लेटफॉर्म मिलना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसमें आप कितने काबिल हैं, किस तरह की स्टोरी कर रहे हैं, क्या असाइनमेंट मिल रहा है, और आपको किस तरह के असाइनमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग के करियर में शुरुआत से ही 10 साल तक आप दिल्ली गवर्नमेंट ही कवर करते रहेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो नाम नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? जब तक लोगों के बीच में जाके उनके इश्यूज को रिपोर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक आपकी चर्चा उस तरीके से नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है दीपक चौरसिया, रवीश कुमार के बैचमेट रहे होंगे, उनका उतना नाम नहीं हुआ जितना नाम इनका हुआ। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो हम काम कितने मन से करना चाह रहे हैं, दूसरी बात ये कि जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो कितनी अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है। दोनों ही चीजें हैं। मेहनत करते करते लोग धीरे धीरे पहुंचते। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर, पॉलिटिक्स में जैसे मेरा इंटरेस्ट है और पॉलिटिकल रिपोर्टर बनना चाहता था सर। मैंने कुछ प्रोटेस्ट कवर करे, एक दो छोटे मोटे पॉलिटिकल इंटरव्यूज करे सर। मेरे को अपने कुछ सीनियर से यही सुनने में आया कि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को रिस्क बहुत होता है, थ्रेट रिस्क होते हैं, या और भी काफ़ी मुश्किलें एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को स्पेसिफिकली फेस करनी पड़ती हैं। तो उस पर सर आप क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को सब ज़्यादा रिस्क होता है। मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पे। अगर किसी ने ब्रीफ किया है तो शायद गलत किया है। बहुत आसान रिपोर्टिंग होती है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग मेरे हिसाब से। आसान इसलिए क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो उसमें थ्रेट कहीं ज़्यादा होता है। थ्रेट की बात मैं आपको बताऊं कि दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, पता नहीं सुना या नहीं सुना। सैंड माइनिंग माफिया पे एक स्टोरी कर रहा था मैं नोएडा में, और जहां पे यमुना से बालू उठाने का टेंडर नहीं था, वहां से सैकड़ों ट्रैक्टर जो बालू लेके जा रहे थे। बालू की चोरी हो रही थी, बेसिकली मिली भगत से हो रही थी, और किसी की नज़र पड़ गई। हमने पहले कैमरे को छुपा के नीचे से एक छोटा सा घर बना हुआ था, उसके अंदर से लेने की कोशिश की। हमें लगा कोई देख नहीं रहा है, हमने इनोवा पे पूरा ट्राइपॉड लगाया और अच्छे शूट करना शुरू कर दिया। तो कुछ देर में 4-5 गाड़ियाँ हमारे पीछे आ गई। तो फिर हमने गाड़ी भगाई, फिर पुलिस की मदद ली। जब आप इस पर सर्च करेंगे ना एनडीटीवी पे, वो स्टोरी होगी, पुलिस की मदद ली तब वो स्कॉट करके निकाले गए वहाँ से। या मान लीजिए कोई आप कैलेमिटीज़ कवर करने जाते हैं, कोई अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड का जन सैलाब हो गया, या बहुत सारी चीज़ें गिर रही थी, भूस्खलन की खबरें आ रही थी, शिमला वगैरह में खबरें आई, हिमाचल से भी। तो उन सब चीज़ों पे रिस्क जाता है।
पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में रिस्क नहीं है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ जानवी। आई वांट टू आस्क कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए एज एन एंकर और रिपोर्टर? क्या होना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। मतलब आप ये समझना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इनमें ही मतलब सर मतलब क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मतलब एक एंकर या रिपोर्टर बनने के लिए? इसके लिए क्या जरूरी है, स्किल्स क्या जरूरी है? हाँ जी। देखिए, एंकर क्या करते हैं? एंकर अगर आप देखेंगी तो एंकरिंग में एक फेस की बात होती है, जो अलग अलग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से तय करता है कि आपका फेस है कि नहीं, फोटोजेनिक है कि नहीं, प्रेजेंस कैसा होगा। दूसरी बात आवाज़ की होती है, वॉइस ओवर कैसा है, मॉड्यूलेशन कैसा है, उन चीज़ों को मैंने बताया। तीसरी नंबर चीज़ ये कि सवाल किसी से पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। कई बार आपका स्क्रीन ब्लैंक रहता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि अचानक कहा गया कि चांदनी चौक में आग लग गई है, 100 दुकानों में आग लगी हुई है और फायर टेंडर की 50 गाड़ियां हैं वहां पे, इतनी ही खबर आई है। तो एंकर को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई रिपोर्टर फोन इन के लिए नहीं है। अगर फायर की चीज है तो उसके लिए हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे दर्शकों को बांध के रखें, वहां ब्लैंक तो नहीं होंगे हम, तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होगा। और वो चीजें करते करते पढ़ते पढ़ते आपको आएगी कि आग लगती है तो क्या होता है, वहां पे एम्बुलेंस भी पहुंचती है, वहां पे लोकल पुलिस भी पहुंचती है, वहां पे अगर चांदनी चौक है तो कारोबार वाली जगह होगी, रात के वक्त लगी है तो वहां कोई नहीं होगा, दिन के वक्त लगी होगी तो वहां पे लोग होंगे, मजदूर काम कर रहे होंगे, दुकान में काम करने वाले लोग होंगे, क्या उनकी कैजुअलिटी हुई, क्या एरिया कॉर्डन ऑफ हुआ, चांदनी चौक का एरिया कहां पर है। जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं आ जाता और तब तक हमें बांध के रखना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि संकरी गलियां हैं, फायर टेंडर की गाड़ी को पहुंचने में वक्त लग सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में एक लंबी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि गलियां जब संकरी है तो गाड़ियां नहीं जाएंगी तो आपको दूर से पाइप खींच के लेके जाना पड़ेगा। तो आपको ये इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि हर चीज टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा लिखाया नहीं आएगा। आपकी अपनी समझ, मैंने कहा ना कि न्यूज को लेके हमें रोज दिन ये पता होना चाहिए। हम ये नहीं सोचेंगे कि 3 साल बाद निकलेंगे तो न्यूज पढ़ेंगे। आज से वो इंटरेस्ट हम डेवलप करेंगे कि हो क्या रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। उससे हमें लगेगा कि हमने कैसे नहीं पढ़ा कि आज क्या होने वाला है या कल क्या हुआ था। तो हमें पहले इंटरेस्ट जगाना है कि क्या कुछ हो रहा है। मैंने फिर दूसरी बात कही कि कोई भी खबर छोटी नहीं है। प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट की खबर है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर लॉगिंग की खबर है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, एक सामान्य सा एग्जाम्पल है, किसी जगह पे आप जा रही हो, गाड़ियों की लंबी कतार होती है, बारिश का मौसम खास तौर पे है, हम क्या एज्यूम करते हैं कि कहीं रोड पे पानी होगा तो गाड़ी जो दाहिने साइड से निकल रही होगी, पूरे चौड़ी सड़क का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, या रेड लाइट खराब हो गया होगा, या कोई गाड़ी पानी में खराब हो गई होगी। अगर आप एंकर हैं और यही बुलेटिन में आई स्टोरी आपके पास कि लंबा जाम लगा हुआ है, या रिपोर्टर ही है मान लीजिए, तो जाम आप यहां पे खड़ी हैं और जाम 2 किलोमीटर आगे से लगा, आपको पता नहीं है वजह, लेकिन वजह क्या क्या हो सकता है। वजह हो सकता है कि बारिश हुई है, वाटर लॉगिंग है, हो सकता है कोई गाड़ी खराब हो गई हो सकता है रेड लाइट काम ना कर रहा हो तो कोई आड़ी तिरछी भी जा रहा हो, कोई किधर से भी निकल रहा हो। तो इन चीजों की समझ हमारे पास होनी चाहिए। हम बहुत शार्प होंगे तभी बेहतर रिपोर्टर, बेहतर एंकर बन पाएंगे। देखिए, चार्म मतलब एक चार्म तो है इस करियर का, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको लोग पहचानते हैं, जानते हैं। आज के दौर में धीरे धीरे ये चीजें घटी भी है, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया की टूल बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, यूट्यूब है, बाकी चीजें हैं। तो नेशनल मीडिया में जो कद पहले होता था या जो लोग आपको ज्यादा देखते थे, वो उसमें भी कमी आई है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को बहुत एजुकेट नहीं रखेंगे ना, अवेयर नहीं रखेंगे जो चीजें हो रही हैं, तब तक हम नहीं बन सकते। मैं तो ये कहा कि लाउडली पढ़िए, न्यूज रोज दिन पढ़िए, हर खबर को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुड आफ्टरनून सर। भूख लगा हुआ है, सब लोग ताली बजा रहे हैं सर। हम लोग भी ऐसे ही ताली। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज हार्दिक टोटेजा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोग सुनते हैं सबसे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि जो हमारी मीडिया है उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लाइक कुछ जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो किसी पार्टी के साथ होते हैं, कुछ किसी पार्टी के साथ होते हैं। क्या ये चीज़ें सर जो मीडिया चैनल्स के हेड्स होते हैं वो टीआरपी के लिए एक मसाला डलवाते हैं, या हाँ जो नॉर्मल मीडिया पर्सन उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है?
देखिए, आप लोग खुद टीवी देखते होंगे। आप बताइए कि अगर आप इंडिया टीवी देख रहे हैं तो किसके पक्ष में खबरें ज़्यादा होती है, आपको ऐसा लगता है? या जी न्यूज़ देख रहे हों? एनडीटीवी के बारे में तो मैंने बता दिया, हम लोग तो विरोधी थे। ये कहा जाता था, थे नहीं हम लोग। तो आप जब न्यूज़ चैनल देखेंगे आपको खुद ब खुद लगेगा कि किसके पक्ष में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। कोविड की रिपोर्टिंग जब हो रही थी तो एक ही रिपोर्ट, क्योंकि हर फैमिली या फैमिली के दूर दराज में कहीं ना कहीं किसी की डेथ हो रही थी, बहुत सेकेंड वेव की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग भी अलग अलग हो रही थी। हर चैनल एक जैसी रिपोर्ट नहीं कर रहा था उसकी भी। तो ये समझना जरूरी है कि दर्शक है वो नहीं, पब्लिक है, सब जानती है, आप लोग खुद जानते हैं कि कौन किसके पक्ष में बोल रहा है। ये समझ अमूमन होती है, लेकिन ये कोशिश जरूर की जाती है कि हम बायस्ड नहीं दिखें। इसमें कोई टीआरपी का रेस नहीं है। मान लीजिए हम आप दोस्त हैं, मेरा चैनल है, आपके खिलाफ खबर आई, हम चलाएंगे उसको? हाँ, आइडियली चलाना चाहिए, लेकिन दोस्ती के नाते नहीं चलाएंगे। वही होता है कि इस फील्ड में भी धीरे धीरे वो चीजें इवॉल्व हो रही है। आप खुद से देखते देखते जज करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। कोई टीआरपी की मारामारी नहीं है, टीआरपी को लेके नहीं है। टीआरपी इसमें नहीं मिलती है, इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। सरकार के पक्ष में है, खिलाफ में है, तो किसी और के पक्ष में होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir, for such mesmerizing session. Now I request Professor M.N. Huda, sir, to give a token of appreciation to Mr. Parimal Kumar. Please. A huge round of applause. Yes, sir.